हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देख रहे हैं कि धातुओं की तनु अम्लों से क्या क्रिया होती है। व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड द डाइल्यूट एसिड्स। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि ये डाइल्यूट एसिड के साथ ही केवल अभिक्रिया को हम देख रहे हैं, तनु अम्लों के साथ ही यह अभिक्रिया होती है। तो धातु अगर तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण बनाता है। अब यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखना है कि तनु अम्लों की क्रियाशीलता के आधार पर या तनु अम्ल और धातुओं की क्रिया के फलस्वरूप जो लवण बन रहे हैं वो अब यह धातुओं की सक्रियता का निर्धारण करते हैं। पहला, इसमें कुछ धातुएं अति सक्रिय होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। यह सभी धातुएं जो है वह अति सक्रिय धातुओं के अंतर्गत आती हैं। फिर कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कम सक्रिय होती हैं। तो इस कम सक्रिय धातुओं के अंतर्गत हम किसे रखते हैं? कम सक्रिय धातुओं के अंतर्गत हम कॉपर, मरकरी और सिल्वर को रखते हैं। तो यह कम सक्रिय धातुएं हैं। फिर कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है। यह धातुएं यह किसी भी प्रकार से तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो यह अक्रिय रूप से कही जाती हैं कि यह अक्रिय हैं। अब यहां पर देखिए, जो तनु अम्ल हमने लिया है, अगर हम डाइल्यूट HCl ले रहे हैं तो जो हमको लवण मिलेगा यह संगत क्लोराइड होगा। इसी प्रकार से यदि हम डाइल्यूट या तनु H2SO4 ले रहे हैं तो यहां पर जो लवण हमको प्राप्त होगा यह संगत सल्फेट होगा। ठीक। अब फिर देखिए, यहां पर जो याद करने की चीज है वह डाइल्यूट HNO3। यह डाइल्यूट HNO3 यह किसी प्रकार से अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 या तनु नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है और यह प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण यह धातुओं से किसी प्रकार की अभिक्रिया का प्रदर्शन नहीं करेगा। अब देखते हैं कि अति सक्रिय धातु अगर कोई है, जैसे सोडियम को लेते हैं कि सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम Na+HCl, अगर ये अभिक्रिया कर रहे हैं तो यह बना लेगा NaCl प्लस H2, 2HCl, NaCl, H2। फिर यहां पर 2 and 2, ये देखिए बैलेंस हो गया रिएक्शन। यहां पर हमको मिल गया सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से यह धातु अभिक्रिया की और धातु अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। ठीक है। अब यहां पर देखिए कि अब आयरन की अभिक्रिया अगर होती है Fe, अगर यह HCl से अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो यह बना लेगा FeCl2। यह हो जाएगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी और यहां पर यह 2HCl हो गया। तो इस अभिक्रिया के दौरान आप देख रहे हैं कि जब भी यह प्रक्रिया हो रही है कि धातुएं तनु अम्लों से क्रिया कर रही हैं,
तो वह संगत लवण बना रही हैं और हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर रही हैं। लेकिन यहीं पर अगर कॉपर ले लें, मरकरी ले लें या आप सिल्वर ले लें, अगर इनकी HCl से अभिक्रिया कराएं तो यह नो रिएक्शन होगा, यह अभिक्रिया संभव नहीं है। तो कॉपर हुआ, मरकरी हुआ या सिल्वर हुआ, यह तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। फिर वहीं पर देखते हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम AU और PT, यह ना तो डाइल्यूट से अभिक्रिया करते हैं, ना तो डाइल्यूट एसिड से अभिक्रिया करते हैं, ना तो कॉन्सेंट्रेट एसिड से। मीन्स तनु और सांद्र दोनों प्रकार के अम्लों से यह किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अब इनको किस प्रकार से घोलने की क्या प्रक्रिया होती है या कैसे ये घोले जाते हैं, तो इनके लिए बनाया जाता है अम्ल राज, या इसी को कहते हैं राजसी जल या एक्वेरेजिया रेजिया, या इसी को रॉयल वाटर। अब इस रॉयल वाटर में या अम्लराज में होता क्या है? अम्लराज में दो चीजें होती हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेट HCl होता है और दूसरा इसमें कॉन्सेंट्रेट HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। अब कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट जो HCl है उसको अगर 3:1 में लेकर आयतन या वॉल्यूम के रूप में 3:1 में लेकर के और इसको ताजा बना करके इसका प्रयोग अगर किया जाए तो यह जो गोल्ड है और प्लेटिनम यह घुल जाता है, क्योंकि इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको नवजात क्लोरीन मिलता है और यह नवजात क्लोरीन यह गोल्ड क्लोराइड या प्लेटिनम क्लोराइड द्रव बना लेता है और यह बड़े आसानी से उस द्रव में घुल जाता है। अब हम देखते हैं कि धातुओं की क्लोरीन के साथ क्या क्रिया होती है। सामान्यतः आप जानते हैं कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का प्रवृत्ति होता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं धातुएं, और क्लोरीन में धातुओं की ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका मतलब है कि जब धातु और क्लोरीन यह दोनों अभिक्रिया करते हैं तो इस प्रकार से जो हमको यौगिक मिलता है वह कैसा यौगिक होता है? वह आयनिक यौगिक होता है, क्योंकि धातु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और यह दोनों एक दूसरे से आयनिक बंध के द्वारा या धनायन और ऋणायन के बीच में जो आकर्षण बल है उस आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब धातुएं जब क्लोरीन से क्रिया करती हैं तो क्लोराइड लवण बनता है, लेकिन फिर वही कंडीशन या किसी दशा पर यह निर्भर करता है। पहला कि कमरे के ताप पर कुछ धातुएं बड़े आसानी से कार्य करती हैं या क्रिया करती हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम मैग्नीशियम है, यह सामान्य तापमान पर क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेती हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको गर्म करने पर, धातु और क्लोरीन को गर्म करने पर ही हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। तो यहां पर देखिए, अगर पहला सोडियम अगर अभिक्रिया करे Na+Cl2, सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से अभिक्रिया करें तो यह बना लेगा NaCl। अब बैलेंस कर दीजिए 2 और यहां पर 2, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। अब फिर देखिए इसी प्रकार से यहां से लेते हैं कि जिंक को जब गर्म किया जाता है तो यह देखिए Zn+Cl2 और इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यह बनाता है ZnCl2 या जिंक क्लोराइड बना लेता है। और यह जिंक क्लोराइड यह प्रक्रिया केवल गर्म करने पर होती है। इसी प्रकार से कैल्शियम और क्लोरीन को जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो यह कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह
जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्लोराइड लवणों का निर्माण करेगा। फिर देखते हैं कि धातुओं की हाइड्रोजन से क्या क्रिया होती है। सामान्यतः धातु जो है वह हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि धातुओं में भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है और हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वह धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अब निर्भर यह करता है कि कौन कितना आसानी से, कौन कितना शीघ्रता से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर लेता है और इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके कौन पहले धनायन बना लेता है। तो यहां पर देखिए, अगर धातु सक्रिय धातु होगी, सक्रिय धातु होगी या बल्कि कहें कि अति सक्रिय धातु होगी, तब तो यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी, अन्यथा यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करेगी। तो धातु प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब यह क्रिया करेंगे तो यह संगत हाइड्राइड बनाएंगे, संगत हाइड्राइड बनाएंगे, यह संगत हाइड्राइड बनाएंगे। लेकिन फिर वही कंडीशन है कि केवल अति सक्रिय धातु अगर होगी तभी हाइड्राइड बनेगा, अन्यथा की दशा में यह हाइड्राइड नहीं बनेगा। जैसे सोडियम Na+H2, यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया अगर किया तो इसने बना लिया 2NaH और यह हो गया सोडियम, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। ठीक, और यह सोडियम हाइड्राइड इस प्रकार से प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से कैल्शियम भी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्राइड बना लेता है। अब हम लोग जो धातुओं के रासायनिक गुण में या धातु की किसी लवणीय विलयन से जो अभिक्रिया हो रही है, यही सक्रियता श्रेणी के की पॉइंट्स हैं। इस की पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई भी धातु जब किसी धातु के लवणीय विलयन से अभिक्रिया करती है तो उस समय क्या होता है, किस प्रकार से विस्थापन होता है। तो सामान्य रूप से डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया के समय या विस्थापन अभिक्रिया के समय चर्चा किया था कि जब भी कोई अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु के लवणीय विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर देखिए कि जैसे कोई धातु A है, ठीक, और प्लस धातु B का लवणीय विलयन है। ठीक, धातु A या किसी धातु B के लवणीय विलयन से अभिक्रिया कर रही है तो अब होगा क्या, यहां पर बन जाएगा धातु A का लवणीय विलयन प्लस धातु B। अब यहां पर देखिए इस धातु A ने किया क्या, इस धातु A ने धातु B को विस्थापित कर दिया और धातु A इसके साथ जुड़ गया। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कि जिंक और कॉपर सल्फेट CuSO4 के बीच में जब अभिक्रिया हो रही है, यहां पर देखिए यह Cu++ SO4-। अब ये देखिए यह जिंक जो है अधिक सक्रिय धातु है, यह क्या करेगी, इस कॉपर को यहां से विस्थापित कर देगी, रिमूव कर देगी, यह इससे बाहर निकल जाएगा और यह जिंक सल्फेट हो गया प्लस कॉपर इससे विस्थापित हो गया। तो यहां पर प्रारंभ में इस कॉपर सल्फेट का रंग नीला था, लेकिन जैसे ही यहां पर जिंक सल्फेट बना तो जिंक सल्फेट का विलयन यह रंगहीन हमको प्राप्त हो गया और कॉपर उसमें जिस भी बीकर में या जिस भी परख नली में अभिक्रिया कराई गई उसमें यह नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा। अब अगर इसी रिएक्शन को हम लोग बदल करके देखते हैं कि क्या इस रिएक्शन का विपरीत भी पॉसिबल है। जैसे अगर हम ले कॉपर प्लस ZnSO4, कॉपर के साथ जिंक सल्फेट की अभिक्रिया कराएं तो यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि यहां पर जिंक अधिक सक्रिय है और कॉपर कम सक्रिय है। तो अधिक सक्रिय धातुएं अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं। इसी प्रकार से कॉपर व सिल्वर नाइट्रेट के बीच में जब अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देता है। इसी प्रकार से जब आयरन और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराते हैं तो आयरन और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराने पर आयरन व कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हैव ए नाइस डे।